हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम ऑल टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ना हम लोग एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का करेंगे सेक्शन 31 से लेकर के सेक्शन नंबर 37 तक। इसके साथ ही आज हमारे इस एक्ट का चैप्टर 3 हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो जरूर देख लेना, आपको लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। सेक्शन 31 दैट इज एक्सपेंडिचर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रीटेड एज अ लोन। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये सेक्शन ओमिट हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन नंबर 32 के बारे में, दैट इज बजट एस्टिमेट। अच्छा, तो फ्रेंड्स सेक्शन 32 बजट डिस्ट्रिक्ट पता क्या कहता है? ये कह रहा है कि जो कॉरपोरेशन है ना, एक कॉरपोरेशन क्या हर साल कहते हैं बजट बनाएगी, ठीक है। वो जो बजट है ना, कहते हैं कॉरपोरेशन को उसमें दो चीज़ें शो करनी ही होगी, दिखानी ही होगी। कौन कौन सी दो चीज़ें? एक तो प्रोबेबल रिसिप्ट और दूसरा प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। अब प्रोबेबल रिसिप्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि कॉरपोरेशन को उस बजट में ये दिखाना होगा कि अगले साल कॉरपोरेशन में कितना पैसा आने वाला है। मतलब चाहे वो फीस के थ्रू या प्रीमियम के थ्रू या किसी के भी जरिए वो पैसा कॉरपोरेशन में कितना आने वाला है, वो एक प्रोबेबल रिसिप्ट क्या है अपने बजट में शो करेगी, ठीक है। दूसरी हमने बात करी थी प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर के बारे में। जो कॉरपोरेशन है ना, वो बजट में ये भी शो करेगी कि अगले साल कॉरपोरेशन में कितना खर्चा होने वाला है, जैसे कि सैलरीज का, डेट की रीपेमेंट का, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कितना खर्चा होने वाला है। तो क्या समझे फ्रेंड्स आप लोग कि कॉरपोरेशन क्या है, एक बजट हर साल प्रिपेयर करेगी जिसमें वो ये दो चीज़ें बताएगी। सबसे पहले तो कि आने वाले अगले साल में कॉरपोरेशन को कितना पैसा मिलने वाला है, दूसरा कि अगले साल में कॉरपोरेशन कितना खर्चा करने वाली है, ठीक है जी। ये बजट बनाया। अब बात आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक स्पेसिफिक डेट रख देगी कि इस डेट तक क्या है आपको अपना बजट मुझे भेजना होगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है उसको अप्रूव करती है, मतलब अप्रूवल कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बट अब सवाल ये उठता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस बेसिस पे उसको अप्रूव करती है बजट को। तो वो भी अगेन अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंस दो चीजें देखेगी अप्रूव करने से पहले। कौन कौन सी? सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखेगी कि बजट में इतना पैसा है क्या कि कॉरपोरेशन जो है वो अपनी लायबिलिटीज को चुका सके, ठीक। दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखेगी यहाँ पर कि बजट में इतना एक्स्ट्रा पैसा मतलब कुछ रखा है जिससे कि आने वाली अगर कोई इमरजेंसी या कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती हैं तो उसमें वो पैसा काम आ सके। तो अगर तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ठीक है जी, कॉरपोरेशन ने हमको जो बजट भेजा है उसमें इतना पैसा है कि कॉरपोरेशन क्या है अपनी लायबिलिटीज को चुका सकती हैं। दूसरा, उस बजट में इतना पैसा एक्स्ट्रा है कि अगर कल को कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होती है, कोई सिचुएशन आती है तो वो पैसा इमरजेंसी में खर्च किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ ये दोनों बातें इस बजट में हैं तो वो क्या है उस बजट को अप्रूव कर देगी। सो आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 33 के बारे में, दैट इज अकाउंट्स। फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल सेक्शन है। ये सिंपली पता क्या कह रहा है? कहते हैं जो कॉरपोरेशन है ना, अब कॉरपोरेशन के जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसका प्रॉपर एक अकाउंट्स तो मेंटेन करना होता है ना। हाँ, कहते कॉरपोरेशन के लिए अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए नेसेसरी है, उसको ये करना ही होगा। लेकिन ये पॉइंट क्या कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ये बताएगी कि किस वे में, किस तरीके से क्या है आपको आपके कॉरपोरेशन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेन करने हैं। सीधी भाषा में बोलूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइडलाइंस बनाई है ना, उनको फॉलो करते हुए ही क्या है एक जो कॉरपोरेशन है वो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को क्या है मेंटेन करेगी। आई होप ये सेक्शन भी क्लियर। फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 34 के बारे में, दैट इज ऑडिट। इस सेक्शन को ध्यान से समझना। तो ये सेक्शन का पॉइंट 1 कहता है कि फ्रेंड्स जो कॉरपोरेशन है ना, कहते ये ना हर साल क्या है अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाएगी। किसके जरिए? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। लेकिन कहते हैं यहाँ पे ऑडिट का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर ये है कि जो वो ऑडिटर है ना वो कॉरपोरेशन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड जाने उनके इनकम एंड एक्सपेंडिचर को चेक करेगा कि सब कुछ सही तरीके से हो भी रहा है या नहीं,
लेकिन यार ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जो कॉर्पोरेशन के अकाउंट्स ऑडिट करेगा, ये फ्री में तो नहीं करेगा ना, पैसा तो लगेगा ना। जी हाँ, तो ये पैसा देगा कौन? तो कहते ऑडिटिंग के दौरान होने वाला जो खर्चा है ना, वो पे करेगी कॉर्पोरेशन। तो सीधी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो ये पॉइंट ये कहता है कि कॉर्पोरेशन क्या है, हर साल CAG के द्वारा क्या है, अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाएगी और ऑडिटिंग का जो भी सारा खर्चा है वो कॉर्पोरेशन ही पे करेगी। ठीक, अब इसी सेक्शन का पॉइंट 2 क्या कहता है वो सुनिए। इस वाले पॉइंट को जरा ध्यान से समझना। तो कहते एक है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये प्राणी, ठीक। दूसरा एक ये ऑल पर्सन है। अब ये कौन है? ये कहते वो बंदा है जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने क्या है, अपॉइंट किया है। क्यों अपॉइंट किया है? ताकि वो क्या है, अकाउंट्स को ऑडिट कर सके। तो कहते ये जो न्यू प्राणी है जिसको इस CAG ने अपॉइंट किया था ऑडिट करने के लिए, इसके पास भी ना वही सारे वाले राइट्स, सारे प्रिविलेजेस, सारी अथॉरिटी होगी जो कि एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास सरकारी अकाउंट्स को चेक करने के दौरान होती है। इतना समझे? लेकिन वो स्पेशल राइट्स, वो स्पेशल बेनिफिट्स होते कौन से हैं इनके पास? तो कहते चाहे तो फ्रेंड्स वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है या फिर वो वाला प्राणी है जिसको इस CAG ने अपॉइंट किया था ऑडिट करने के लिए, इन दोनों के पास से ये राइट होता है ऑडिटिंग के दौरान कि अगर वो किसी कॉर्पोरेशन में अकाउंट्स ऑडिट कर रहे हैं तो वहाँ पर वो उस कॉर्पोरेशन से कोई भी बुक, कोई भी वाउचर, कोई भी डॉक्यूमेंट क्या है उसकी डिमांड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये कॉर्पोरेशन के किसी ऑफिस को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं तो इनके पास राइट है कि ये चेक कर सकते हैं। सो आई होप आपको पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट 3 के बारे में। फ्रेंड्स, अब ये जो पॉइंट 3 है ना, इसको जरा और ध्यान से समझ लेना, ठीक है। ये पॉइंट पता क्या कह रहा है? एक तो वो प्राणी है, आपको पता है ना कौन सा, CAG, ठीक है। दूसरा प्राणी बोलो कौन था? यस, जिसको ये CAG ने क्या है, अपॉइंट किया था ऑडिट करने के लिए, ठीक। अब इन दोनों में से मान लो जिसने भी कॉर्पोरेशन के अकाउंट को ऑडिट करा, उन्होंने क्या करा, अकाउंट सर्टिफाई कर दिए। तो अब पता क्या होगा, वो जो इन्होंने अकाउंट सर्टिफाई किया है उसके साथ एक ऑडिट रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। फिर वो अकाउंट्स और ऑडिट रिपोर्ट को ये कहाँ भेजेंगे? ये भेजेंगे कॉर्पोरेशन के पास। इतना क्लियर हुआ कि इन दोनों में से जिसने भी अकाउंट्स को ऑडिट करा ना, वो अकाउंट्स को और साथ में एक ऑडिट रिपोर्ट को तैयार करके दोनों चीज़ें बताओ किसको भेजेंगे? कॉर्पोरेशन के पास, ठीक। अच्छा, अब कॉर्पोरेशन क्या करेगी वो सुनो। अब कॉर्पोरेशन क्या करेगी, वो जो अकाउंट थे और वो जो ऑडिट रिपोर्ट थी, ये दोनों भेजेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन वो जो कॉर्पोरेशन है ना, सिर्फ अकाउंट्स और ऑडिट रिपोर्ट नहीं भेजेगी, वो साथ में एक और चीज़ भी सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी। वो क्या है? वो है कॉर्पोरेशन का फीडबैक ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। अब ये फीडबैक का मतलब, तो फीडबैक का मतलब यहाँ पर ये है कि मान लो फ्रेंड्स, ऑडिटर ने ना ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके दी, ठीक, लेकिन कॉर्पोरेशन उससे, उनकी फाइंडिंग से डिसएग्री है। तो यहाँ पर अब वो देगी ना अपना साथ में फीडबैक, अपना एक कमेंट, अपनी एक विशेष टिप्पणी, अपने एक रीज़न, अपनी एक एक्सप्लेनेशन देगी साथ में, समझे? तो सिंपल भाषा में बोलूँ तो क्या कह रहा है ये पॉइंट? सबसे पहले तो ऑडिटर या फिर उसके द्वारा अपॉइंट किया गया बंदा, ठीक है, ये अकाउंट्स को सर्टिफाई करेंगे। अकाउंट सर्टिफाई किया, रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर दी। अब ये अकाउंट्स और ऑडिट रिपोर्ट भेजेंगे कॉर्पोरेशन के पास। वही कॉर्पोरेशन क्या करेगी, अकाउंट्स को, ऑडिट रिपोर्ट को, साथ ही में ऑडिट रिपोर्ट के साथ अपना एक फीडबैक वो किसको भेज देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगी। सो आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो फ्रेंड्स आगे सेक्शन समझने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना। कोई डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में पूछना एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 35 के बारे में, दैट इज एनुअल रिपोर्ट। ये सेक्शन फ्रेंड्स कहता है कि जो कॉर्पोरेशन है ना, कहते हैं उसे क्या है, एक एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करके सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करनी होगी। लेकिन सवाल तो यहाँ पे ये उठता है कि एनुअल रिपोर्ट में होगा क्या? तो सुनो, कहते हैं एनुअल रिपोर्ट में ना कॉर्पोरेशन ने साल भर में जो भी काम करा है, जो भी एक्टिविटीज़ करी हैं, वो सब कुछ मेंशन होगा।
दूसरा, कॉरपोरेशन ने जो जो भी अचीवमेंट्स हासिल करी हैं या फिर जो जो भी साल भर में उसको चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, ये सब भी उस रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। तीसरा, जो भी उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है उसका भी ओवरव्यू उसमें देंगे। सिंपल शब्दों में बोलूँ तो मतलब वो रिपोर्ट इसलिए प्रिपेयर करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चल जाए कि हाँ भाई, ये जो कॉरपोरेशन है इसने सब कुछ क्या क्या अचीव कर रही है, क्या क्या इसको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, सारा काम अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या है, वो एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है। ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सेक्शन 36 के बारे में। ये सेक्शन पता क्या कहता है फ्रेंड्स, जरा ना पिछले वाले भी सेक्शंस को याद करो, हमने क्या क्या समझा। हमने समझा था कि जो कॉरपोरेशन है ना वो एक बजट प्रिपेयर करेगी। ठीक है, वो जो बजट सामने वो शामिल करेगी किसके सामने, पार्लियामेंट के सामने। फिर हमने क्या समझा था कि एक ऑडिटर जो है वो अकाउंट्स ऑडिट करता है ना, तो वो जो ऑडिटर द्वारा अकाउंट्स जो ऑडिट किए गए हैं ना वो भी क्या है, पार्लियामेंट के सामने पेश किए जाएंगे। फिर हमने देखा था कि वो एक ऑडिट रिपोर्ट भी प्रिपेयर करता है ऑडिटर, है ना, तो वो जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भी पार्लियामेंट के सामने पेश की जाएगी। भी समझा था कि कॉरपोरेशन क्या है, अपने उस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर क्या है, अपने कमेंट, अपनी फीडबैक भी देती है ना, तो वो फीडबैक भी क्या है, पार्लियामेंट के सामने पेश की जाएगी। एट द एंड हमने अभी क्या समझा था कि एनुअल रिपोर्ट उसको प्रिपेयर करके भेजनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसमें उसके हर साल में उसने जो भी साल भर में एक्टिविटीज़ करी होती है उसके बारे में बताया गया होता है ना। तो ये सारी चीज़ें, उनका जो भी बजट था, ऑडिट अकाउंट्स हुए थे, ऑडिट की रिपोर्ट थी, जो भी उनका फीडबैक था, जो उन्होंने एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर की थी, ये सारी चीज़ें क्या है कहते हैं, पार्लियामेंट के सामने भी पेश की जाएंगी। क्यों? ताकि पार्लियामेंट को भी कॉरपोरेशन के जो भी ऑपरेशनल स्टेटस है, उनका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है उसके बारे में पता चल सके, उसको भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो। ठीक है जी, सिंपल था ये सेक्शन। Now friends, our last section is section number 37, that is valuation of assets and liabilities. अब ये सेक्शन पता क्या कहता है, कहते हैं जो कॉरपोरेशन है ना उनको क्या है, अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का हर 3 साल के इंटरवल पर क्या है, वैल्यूएशन करवाना होगा। लेकिन वो वैल्यूएशन करेगा कौन, एक वैल्यूअर करेगा। लेकिन वो वैल्यूअर आएगा कहाँ से, उसको लाएगा कौन, तो कहते हैं वो जो वैल्यूअर है ना, जो वैल्यूएशन करेगा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की, वो अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्या समझे? जी हाँ, कि एक कॉरपोरेशन को हर 3 साल के इंटरवल में क्या है, अपनी वैल्यूएशन करवानी होगी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की, और जो वैल्यूएशन करने आएगा वो बंदा अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। प्रोवाइडेड दैट, लेकिन कहानी में ट्विस्ट पता क्या है, कहते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा वैल्यूएशन की भी ज़रूरत है, मतलब ये तो पक्की बात है ही है कि हर 3 साल के इंटरवल में तो वैल्यूएशन होगी ही, लेकिन इसके अलावा भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि वैल्यूएशन की ज़रूरत है तो वो कह सकती है कि करी जाए वैल्यूएशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक XYZ कंपनी है, ठीक है, हर 3 साल के इंटरवल में क्या थे, वो अपने एसेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यूएशन करवाते थे। लेकिन मान लो कोई इकोनॉमिक चेंज आया या कोई मेजर इवेंट हैपन हुआ जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि एक्स्ट्रा वैल्यूएशन की ज़रूरत है, तो वो कह सकती है। समझ गए? तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछे। अब मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।